हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लिमिटेशन एक्ट की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। आज उसी लेक्चर सीरीज का 4th लेक्चर है। अभी तक हमने लिमिटेशन एक्ट के बेसिक्स डिस्कस करे हैं और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर करा है। आज हम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करने वाले हैं जो लिमिटेशन एक्ट का इथॉस है, इसका पूरा बेसिक बता रहा है। सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉन्सेप्चुअल सेक्शन ऑल्सो एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस ऑल्सो। आइए हम सेक्शन 3 को समझते हैं। अगर बेयर एक्ट है आपके पास, बेयर एक्ट खोलिए। सेक्शन 3 ये पार्ट 2 में फॉल करता है, लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशंस। सेक्शन 3 बताता है बार ऑफ लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। 4 to 24 में मैंने आपको बताया था कि एक लिमिटेशन पीरियड होता है और एक प्रिस्क्राइब पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड कौन सा पीरियड है? जो शेड्यूल में दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल में लिखा हुआ है फॉर आर्टिकल सपोज फॉर कॉन्ट्रैक्ट इट इज 3 years, मूवेबल प्रॉपर्टी सपोज इट इज 2-3 years। ये लिमिटेशन पीरियड है। बट प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? जो कैलकुलेट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 सेज कि इफ on the day when the plaint was to be presented by the plaintiff the court was closed, उसको extension मिल जाएगी to the next day when court reopens। ये हम ऐसे prescribed period calculate करते हैं। Section 3 is subject to the provisions of 4 to 24 both inclusive। Every suit instituted, appeal preferred or application made after the prescribed period shall be dismissed। यहाँ पे shall word है, मतलब it is absolute and mandatory। सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड। तीनों चीजें, अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, कोई अपील प्रेफर हो रही है या कोई एप्लीकेशन है, मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड although limitation has not been set up as a defense। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? although limitation has not been set up as a defense, इसका मतलब हुआ कि सपोज अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ कोई केस लेकर आया, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, सो डिफेंडेंट अपने डिफेंस में ये लेके आएगा कि सूट तो मेंटेनेबल ही नहीं है, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। इफ द डिफेंडेंट ओमिट्स टू डू सो, ही ओमिट्स to put up in his written statement that the suit is barred by limitation, so the court suo motu can also dismiss the suit। यहाँ पे यही मतलब है कि although it has been set up as a defense or not, now it is the duty of the court to dismiss the suit if the court feels that it is a time barred suit। A suit is instituted for the purposes of this act। A suit is instituted, so मैंने ये डायग्राम बनाया है कि when is a suit said to be instituted for the purposes of section 3। section 3 में basically हमने पहला इसका पॉइंट देखा कि सूट, अपील, एप्लीकेशन after the prescribed period, I am writing PP for the prescribed period, after the prescribed period shall be dismissed। Please remember, this is the word shall here, it shall be dismissed। it is absolute and mandatory, and also it is after the prescribed period, not after the limitation period। limitation खत्म होने पे नहीं, prescribed period खत्म होने पर, and it is subject to the provisions of section 4 to 24। Now इसका ये when is a suit said to be duly instituted? Date of institution as per section 3। section 3 clause 2 subclause A क्या कहता है? In ordinary case, in ordinary case when the plaint is presented to the proper officer। अब proper officer कौन हो सकता है इसमें? registrar। when it is presented to the registrar, then it is said to be institution of a suit in an ordinary case। I hope I'm clear। but इसमें एक पॉइंट है कि अगर प्लेंटिफ ने रॉन्ग कोर्ट में दे दिया, उसको देना ए कोर्ट में था, उसका जुरिस्डिक्शन ए कोर्ट था, पर अगर उसने बी कोर्ट में दे दिया तो क्या उसको ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, उसको इंस्टीट्यूटेड मानेंगे? द आंसर इज यस, उसको हम इंस्टीट्यूटेड सूट मानेंगे, बिकॉज जब उसको बाद में सपोज उसको 6 months बाद पता चलता है कि आई वेंट टू द रॉन्ग फोरम, उसका लिमिटेशन पीरियड विल बी प्रोटेक्टेड। आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।
वो ए कोर्ट में चला गया, बट ही वॉज सपोज टू गो टू द बी कोर्ट। लिमिटेशन 1 ईयर है, वो यहाँ पे चला गया 8th मंथ में, 6 मंथ्स निकल गए, अब लिमिटेशन के 14 मंथ्स हो गए। 14 मंथ्स बाद उसे पता चलता है कि ही वॉज सपोज टू गो टू द बी कोर्ट। Now will this limitation be protected? So yes, वो B कोर्ट में अगर after 14 months जा रहा है, it will be protected because he was in another forum. So when a suit is presented to the proper officer, though it may be the wrong jurisdiction, but to a proper officer. I hope I've made my point clear here. नेक्स्ट इज पॉपर्स केस। अब हु इज अ पॉपर? पॉपर सीपीसी इसको बोलता है सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन इज अ पर्सन हु इज पुअर एंड हु कैन नॉट अफोर्ड द लीगल प्रोसीडिंग्स। सो सीपीसी का इसमें एक पूरा ऑर्डर है जो डील करता है कि व्हेन अ पर्सन वांट्स टू इंस्टीट्यूट हिज सूट एज अ पॉपर, सो उसको कोर्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज लेट मी सू एज अ पॉपर, जिससे उसे कोर्ट फीस कम पे करनी पड़ेगी, उसे लीगल हेल्प मिलेगी। सो इसलिए पर्सन फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू लेट मी सू एज अ पॉपर। अब ये हम एक्स पर्सन है, इसका कॉज ऑफ एक्शन हुआ, कॉज ऑफ एक्शन से ही हैज 1 ईयर। ओके, अब वो 9th मंथ में ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सू एज अ पॉपर। ठीक है, अब ये बात पता चलती है 15 मंथ्स बाद, कॉज ऑफ एक्शन के 15 मंथ्स बाद, कि ही इज नॉट अलाउड टू स्यू एज अ पॉपर। अब क्या उसका कॉज ऑफ एक्शन भी डिसमिस, उसका सूट भी डिसमिस कर देंगे? सो द आंसर इज नो, उसका लिमिटेशन पीरियड विल बी प्रोटेक्टेड हेयर। उसने जब से ये एप्लीकेशन फाइल की थी यहां से माना जाएगा। इफ एप्लीकेशन टू स्यू एज अ पॉपर was filed within the limitation period, then yes he will get the benefit. But अगर ये एप्लीकेशन ही आफ्टर 1 ईयर फाइल करता तो इसको कोई बेनिफिट ना मिलता। ठीक है, सो नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक। चाहे उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो चाहे अलाउ हो, बट द सूट विल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द डेट व्हेन ही फाइल्स एन एप्लीकेशन टू sue एज अ pauper or an indigent person. Next is क्लेम अगेंस्ट कंपनी बीइंग वाउंड अप। सो एक कंपनी के जो क्रेडिटर थे, कंपनी पता चला कि वो लिक्विडेशन में चली गई, इट वेंट इंसॉल्वेंट। अब क्या होगा, ये भी हमें एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे वाई कंपनी है जो कि इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है, इट वेंट इंसॉल्वेंट। जो इसका क्रेडिटर था, क्रेडिटर वाज सपोज जेड इज द क्रेडिटर। अभी उसका ब्रीच की डेट ही नहीं आई थी। फॉर एग्जाम्पल उसने लोन दिया 10 लाख का, जो ड्यू होना था 2025 में, जनवरी 2025, बट 2024 अक्टूबर में उन्होंने अपने आप, दिस वाई कंपनी ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो नाउ व्हाट विल जेड डू? जेड के पास अब क्या ऑप्शन बचा है? सो जेड विल वेट, उसका लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा till the time an official liquidator is appointed. So ये जो सारी proceedings होती है ये कंपनीज एक्ट में होती है कि when a company it goes insolvent, so फिर पूरा इंसॉल्वेंसी बोर्ड उसको टेक ओवर कर लेता है। एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो क्रेडिटर से क्लेम मंगाता है और फिर वो देखता है कि किसका कितना क्लेम है, कौन सिक्योर्ड है कौन अनसिक्योर्ड है, किसको किस रेशियो में पे करना है, कितने कंपनी के एसेट्स है। तो ये सारा काम लिक्विडेटर करता है। ये तो अब जो भी क्रेडिटर्स है वो अपने क्लेम लिक्विडेटर को भेजते हैं, तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। बट जब लिक्विडेटर एक नोटिस निकालता है कि यू हैव टू सेंड मी योर क्लेम्स विद इन दिस डेट, सो तब तक क्लेम्स भेजने पड़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिपेंड करता है पर्सन कब उसको क्लेम भेजा जा रहा है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी मनी ड्यू ही नहीं हुई थी, सपोज ड्यू हो गई। ठीक है, वो ड्यू हो चुकी है और वो उससे, और जो जेड है वो वाई से पैसे भी मांग रहे हैं बट वो दे नहीं पा रहे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गए। सो तब भी लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। जब तक लिक्विडेटर नहीं ना अपॉइंट होता और वो क्लेम्स नहीं मंगाता तब तक लिमिटेशन पीरियड विल बी स्टॉप्ड। एंड जब वो क्लेम मंगाएगा इट हैज टू बी सेंट एट द अर्लीएस्ट, तभी प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सो अभी हमने 3 चीजें देखी। ओके, सो वी हैव डन
कि in section 3 when is a suit said to be instituted? In ordinary cases when it is presented to a proper officer, इसमें I told you though it may be a wrong jurisdiction but good faith होना चाहिए और उसने proper officer को present किया तो उसका limitation period रुक जाएगा. Pauper's case जब when an application to sue as a pauper is made तब से. Claim against company being wound up जब से the claim is sent to the official liquidator तब से limitation period count होगा. So these are the instances when a suit is said to be instituted. अब section 3 subsection 2 उसका clause B क्या कहता है? When is a suit said to be instituted in cases of set off and counter claim. So set off and counter claim CPC के दो concepts हैं. Set off का मतलब क्या होता है? ए ने केस फाइल करा कि बी ने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं. बी कहता है कि ए ने तो मेरे 80,000 रुपीज देने हैं, तो इसको सेट ऑफ करके मैं 20,000 पे कर देता हूँ. सो दिस इज अ सेट ऑफ. एक क्लेम के अगेंस्ट दूसरा क्लेम सेट ऑफ करना. सो इट इज बेसिकली डिफेंसिव पार्ट ऑफ WS ओनली. अब काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम इज एन ऑफेंसिव पार्ट. काउंटर क्लेम को CPC एक सेपरेट सूट का दर्जा भी देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेन सूट है अगर वो डिसमिस हो जाए तब भी काउंटर क्लेम चलता रह सकता है. इट इज लाइक द प्लेंट ऑफ द डिफेंडेंट और इसके रिप्लाई में जो प्लेंटिफ होता है वो WS फाइल करते हैं. सो एक इट इज अ लाइक ऑफ अ सूट विद इन अ सूट. बट कि हम इसमें एक ना वो हमने एक फर्स्ट क्लास में मैगजीन किया था इंटरेस्ट रिपब्लिक के उटसेट फिनिस लिथियम. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. ये भी उसी प्रिंसिपल पर है कि देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. अगर कोई काउंटर क्लेम है तो आप सेम सूट में ले आओ, सेम पार्टीज, सेम लीगल कैरेक्टर, सो ब्रिंग इट इन द सेम सूट. ये दोनों चीजें डील की जाती हैं ऑर्डर 8 में. ऑर्डर 8 ऑफ CPC इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करता है. अब काउंटर क्लेम क्या होता है? सपोज मेरी एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉई है, वो छोड़ के चला जाता है, मैंने उसको सैलरी नहीं दी, वो अब अपनी सैलरी क्लेम करता है. मैं क्लेम करती हूँ कि मैंने उसकी ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करे, वो उसको एक पोजीशन दी हुई थी, जो वो छोड़ के गया मुझे कोई और एम्प्लॉय रखना पड़ा, मुझे बहुत लॉसेस हो गए. तो ये मुझसे सैलरी क्या क्लेम करता है? मैं इससे कंपनसेशन क्लेम करता हूँ. जो मेरी कंपनी को लॉस हुआ, जो मुझे दूसरा एम्प्लॉय रखना पड़ा, उसको ज्यादा पैसे देने पड़े. सो दिस इज अ काउंटर क्लेम. इट इज द ऑफेंसिव साइड ऑफ अ WS, लाइक यू आर अटैकिंग द प्लेंटिफ हियर. सो सेट ऑफ के केस में क्या होता है? सेट ऑफ व्हेन इट इज प्लीडेड इन द कोर्ट. जब भी एक सेट ऑफ प्लीड किया जाता है कोर्ट में, देन इट इज सेड टू बी द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज पर सेक्शन 3. काउंटर क्लेम क्या होता है? व्हेन इट इज मेड इन द कोर्ट. अब यहाँ पे मेड वर्ड क्यों यूज है? बिकॉज इट इज लाइक अ सेपरेट सूट ऑफ द डिफेंडेंट. इसको बेयर एक्ट में से पढ़ते हैं एक बार. आई एम रीडिंग क्लॉज 2 फ्रॉम द बेयर एक्ट. फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज सेट टू बी इंस्टीट्यूटेड in ordinary case when the plaintiff is presented to proper officer. In case of pauper, when application for leave to sue as a pauper is made. In case of claim against company which is being wound up by a court, when the claimant first sends in his claim to the official liquidator. Any claim, clause B, any claim by way of set off or counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been duly instituted. So अब यहाँ पे very important कि जो set off और counter claim है, इन दोनों को ही हम for the purposes of limitation separate suit की तरह ट्रीट करेंगे. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्लेंटिफ केस डालता है कि बी ने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, बट डिफेंडेंट कहता है कि इसने ही मेरे 80,000 देने हैं. सो क्या ये 80,000 की जो अमाउंट है शुड इट बी विद इन द लिमिटेशन पीरियड? सो द आंसर इज यस. अब जो लिमिटेशन पीरियड है, जैसे उसने 80,000 क्लेम करने हैं, रिकवरी सूट का पीरियड 3 इयर्स है, सो इट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स. अगर वो 5 साल बाद आके कहता है कि हाँ मैंने तो इसका 1 लाख रुपए देना है बट इसने भी मेरे 80,000 देना है, बट इस चीज को 5 साल हो गए, डेट टाइम बार्ड हो गया, सो क्या वो ऐसा सेट ऑफ प्लीड कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज जो दोनों पार्टीज का क्लेम है इट हैज टू बी विद इन द लिमिटेशन पीरियड. जितना प्लेंटिफ पे अप्लाई करेगा उतना सेट ऑफ पे अप्लाई करेगा. मैंने आपको एक जजमेंट दिया था बजरंगलाल वर्सेस शशिकांत, सुप्रीम कोर्ट का ही, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्लेंटिफ
पे और डिफेंस पे लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन डिफरेंट है. सो इट डज नॉट अप्लाई टू डिफेंस इन द सेम वे एज इट अप्लाइज टू द प्लेंटिव्स क्लेम. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डिफेंस का मतलब हमें डिफेंडेंट और WS सेट ऑफ अ काउंटर क्लेम से इसको कंफ्यूज नहीं करना है. सपोज वो एक डिफेंस लेकर आता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम थी पुराने केस में. अब वो 5 साल बाद वही सेम केस इंस्टीट्यूट किया जा रहा है. प्लेंटिफ का तो क्लेम टाइम बार्ड हो जाएगा, बट वो सेम डिफेंस ला सकता है, बट वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम नहीं ला सकता इफ दे आर बार्ड बाय लिमिटेशन. सो उसका डिफेंस प्रोटेक्टेड है बट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम प्रोटेक्टेड नहीं होते. यही उस जजमेंट में हेल्ड किया गया था. शशिकांत वर्सेस आई एम सो सॉरी, इट इज बजरंगलाल वर्सेस शशिकांत. सो इट लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज डिफरेंटली टू प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट्स डिफेंस. सो नाउ दे आर सेपरेट सूट बिकॉज वो भी तो अपना क्लेम पहले ला सकता था और अब जब ला रहा है ही इज सपोज टू ब्रिंग इट विद इन द लिमिटेशन पीरियड. Next is okay. So इसका first, in case of set off on the same date the suit on the same date as the suit in which the set off is pleaded. Pleaded का क्या मतलब हुआ? कोर्ट के सामने जब सुनवाई हुई तो उसने बोला, कोर्ट में डालना. In case of counter claim, on the date on which the counter claim is made in court. Made in court, कोर्ट में डालना as a सेपरेट सूट. प्लीडेड कोर्ट के सामने बोलना, जब भी सुनवाई हो, जब भी डेट ऑफ हियरिंग हो उसने बोला, और यहाँ पे कोर्ट में डालना. C is an application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court. अब हाई कोर्ट में जब कुछ भी डालना होता है ना, so it is by a notice of motion that we request you to please take notice so that you can start a motion in this. So यहाँ पे जब भी ये notice of motion डाला गया है, when the application is presented to proper officer, तब से माना जाएगा. प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे भी रजिस्ट्रार ही हुआ, सब रजिस्ट्रार बट नॉट द जज कि आपने जज को जाके दिया, ऐसा कुछ नहीं है. टू द प्रॉपर ऑफिसर. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो इसमें दो बातें बता रहे हैं. फर्स्ट तो जो सेक्शन 3 है, इट इज लेइंग डाउन द जनरल रूल. जनरल रूल क्या है कि दैट नो सूट अपील और एप्लीकेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड after the prescribed period is over, but subject to the restrictions, subject to the extensions of 4 to 24. और when is a suit set to be instituted? Ordinary case में presented to proper officer. pauper के case में जब application for leave to sue as a pauper, company जब wound up हो रही है, when the claims are sent to the official liquidator, set off के केस में जब उसको प्लीड किया जा रहा है, काउंटर क्लेम के केस में व्हेन इट इज मेड टू द कोर्ट. दोनों को सेपरेट सूट ट्रीट करना है. सेट ऑफ इज मोर लाइक ऑफ अ डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट. यहाँ पे ये ऑफेंसिव पार्ट है, इसको एक प्लेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है. सो व्हेन द प्लेंट इज मेड इन द कोर्ट एंड व्हेन द सेट ऑफ इज प्लीडेड इन द कोर्ट. आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टिल हियर. And in case of any doubts, please reach out. Thank you for watching and stay tuned for the next lecture.